नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के यात्रा वृत्तांत में हम जाएंगे पाटिया गांव, जो कि इस कुमाऊं क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध गांव है और वहां की और भी कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में मैं आपको इस यात्रा वृत्तांत में बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रानीखेत से हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य की ओर, जो कि आपको मालूम ही है कि है पाटिया गांव। अभी हम रानीखेत के चुंगी क्रॉस करने वाले हैं। इस जगह को ढिंगारी खाल कहा जाता है। यहाँ पर रानीखेत में आते समय चुंगी देनी पड़ती है चौपहिया वाहनों को। और यहाँ से इधर आपको मालूम ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे बाईं ओर रास्ता जाएगा दूनागिरी द्वाराहाट को, और ये सीधा रास्ता जा रहा है अल्मोड़ा की ओर। क्योंकि हम रानीखेत से पाटिया की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो मार्ग है वो कुछ अलग रहेगा। लेकिन अगर आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, हल्द्वानी अल्मोड़ा इधर से अगर आप उस गांव की ओर जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो उपयुक्त मार्ग है वो अल्मोड़ा से वाया सिरकोट ताकुला, ये वाला मार्ग आपके लिए उचित रहेगा। और उस एक यात्रा वृत्तांत में जहाँ पे हमने सिरकोट से अल्मोड़ा तक का सफ़र तय किया है, उस यात्रा वृत्तांत में आप वो मार्ग देख सकते हैं। तो मैं दिखा दूं आपको ये रानीखेत का प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड। तो अल्मोड़ा से आते समय वो मार्ग उचित रहेगा, लेकिन अगर आप रानीखेत से जा रहे हैं तो आपको यही मार्ग चुनना होगा। और यहाँ से लेके कोसी तक का मार्ग हम पहले वाले यात्रा वृत्तांत में आपको दिखा चुके हैं। तो अब मैं सीधे आपको कोसी से जो हम मार्ग का परिवर्तन करेंगे पाटिया गांव के लिए, वहाँ से मैं फिर आपको उस मार्ग के पुनः दर्शन कराऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कोसी, और अभी आगे हमारे सामने जो तिराहा आएगा उससे हम अगर सीधे चले जाते हैं तो हम अल्मोड़ा निकल जाएंगे। और अगर हम बाएं हाथ की रोड लेंगे तो हम हवलबाग वाली रोड पे, हवलबाग सोमेश्वर कौसानी वाली रोड पे चले जाएंगे। और आज का जो हमारा गंतव्य है पाटिया, वो भी उसी रोड पे होगा। तो हम आने वाले तिराहे से बाएं मुड़ जाएंगे और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रोड देखिए, ये जाएगी वहाँ पे। ये तिराहा आ गया है सामने, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो रास्ता हमने चुना है, ये इस रास्ते में हमें हवलबाग पड़ेगा, उसके बाद देवस्थल भगवान शिव का मंदिर, फिर पाथरीबगड़ में भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, और उसके बाद हम एक तिराहे पे पहुंचेंगे और वहाँ से फिर हम अपना जो मुख्य रास्ता है उससे थोड़ा सा हट के चलेंगे, थोड़ा सा अलग जाएंगे, और हम जाएंगे ममड़छीना वाली रोड में। ममड़छीना भटगांव पाटिया, ये जो रोड जा रही है, ये कुवाली भगवाली पोखर, यहाँ से जाते हैं।
हम अभी कोसी नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है। दोस्तों हम देवस्थल पहुंच चुके हैं। भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर देवस्थल, बहुत सुंदर जगह है। अपनी और आपकी तरफ से भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ओम नमः शिवाय। कोसी नदी के किनारे बसा हुआ यह मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत सिद्ध स्थान है। कोसी नदी देवस्थल पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर के क्षेत्र में। भगवान श्री राम का ये प्राचीन मंदिर, अति दर्शनीय स्थल, पवित्र स्थल। यहाँ से मैं आपको मंदिर के ऊपर के दर्शन करा दूं। यह है भगवान रामचंद्र जी का मंदिर। जय श्री राम। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ चंदन के पेड़ भी, यहाँ पे रहने वाले जो महात्मा लोग हैं उन्होंने यहाँ चंदन के पेड़ लगाए हुए हैं। और इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन भगवान के पुण्य प्रताप से यहाँ चंदन के पेड़ हो रहे हैं। कुछ पेड़ देखे जा सकते हैं मंदिर में, कभी आप आएँ तो देखिएगा ज़रूर। हम पहुँच चुके हैं पातली बगड़। अब यहाँ से हमें रास्ता अपना बदलना होगा। जो सीधा रास्ता जाएगा वो सोमेश्वर, कौसानी और वहाँ से फिर आगे गढ़वाल की ओर जाएगा, लेकिन हमें अपना मार्ग जो है थोड़ा सा बदलना है और हम यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेंगे और ममड़ छीना वाली रोड पे चलेंगे। जो सीधा रास्ता जा रहा है कौसानी की। तो कोसी नदी के किनारे किनारे हमने ममड़ छीना वाला मार्ग चुना है और यहाँ से अब हम कोसी नदी से दूर होते चले जाएंगे। यह है कोसी नदी।
दोस्तों सामने हम कसून पहुंच चुके हैं, और अगर हम ये सीधी रोड जाते रहेंगे तो हम ममड़छीना गांव पहुंचेंगे, और हम पहुंचेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी के पैतृक गांव, जिसका नाम है सुनराकोट। ये सुमित्रानंद पंत जी का पैतृक गांव था, लेकिन हम ये कसून पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से दाहिने मुड़ जाएंगे पाटिया के लिए। ये कसून गांव है। तो अभी जब हम पाथली बगड़ वाली रोड में थे तो काफ़ी ठंड का हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही अभी हम इस मड़छीना कसून वाली रोड में आए हैं तो सूर्य भगवान की तपन जो है वो महसूस हो रही है। और आप अगर ग्रीष्मकाल में अगर इस मार्ग से आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट पहन के ना आए, पूरी बाजू की शर्ट या टी शर्ट ही पहने, क्योंकि इस रास्ते में बहुत तेज़ धूप पड़ने के कारण हाथ भी जल जाता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये जो रास्ता है इसमें कितनी गर्मी पड़ती है। उससे पहले लोगों से सुना था कि ये जगह बहुत गर्म है, लेकिन उस दिन मैंने अनुभव करके देखा। जब मैं इस मार्ग से रानीखेत की ओर गया तो रानीखेत जाके मुझे पता चला कि मेरा पूरे दोनों हाथ जो हैं वो जल चुके हैं। पूरी जलन का अनुभव मुझे हो रहा था। तो इसलिए आपको भी मेरा ये परामर्श है कि आप जब भी अगर कभी इस रास्ते से आए, खासकर गर्मियों में, तो कभी भी हाफ शर्ट में ना आए, क्योंकि आपको आपकी त्वचा जो है वो झुलस सकती है। देखिए यहाँ असोज का महीना अभी चल रहा है और लोगों ने घास काट के लूटे डालने शुरू कर दिए हैं। बरसात के बाद ग्रामीण जो है घास को काट के इकट्ठा करके उनको पेड़ पे एक ढेर लगा देते हैं, जिससे कि बाद में उस घास को वो अपने पशुधन को खिला सके। तो वो जो पूरा एक आकृति बनती है उसको हमारे क्षेत्र में लूटा कहा जाता है। तो आजकल असोज के इस महीने में लूटा डालने का काम चल रहा है। पहले घास काटते हैं लोग, उसके बाद फिर वो लूटा डालते हैं, और फिर उस घास को वो पूरे साल भर चलाते हैं। और क्योंकि इस समय के बाद फिर हरी घास मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ी बहुत हरी घास जो उपलब्ध हो पाती है आसपास, उसमें वो लूटे की जो सूखी हुई घास है उसको मिला के फिर गाय भैंसों को खिलाते हैं। तो आजकल गांव का जो है बहुत व्यस्त समय चल रहा है। गांव में जितने भी लोग हैं उनके किसी को फुर्सत नहीं है, और जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं लेकिन इधर उधर बसे हैं, वो भी इस समय में बरसात के बाद तुरंत गांव आ जाया करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि असोज का महीना लग चुका है और बहुत काम होने वाला है। तो पहाड़ों में एक कहावत भी है कि अगर आपको किसी को बताना है कि आपका बहुत काम हो रहा है, आपके पास बहुत काम है, तो उसके लिए कहा जाता है कि असोज लागो। असोज लागो का मतलब है कि बहुत काम हो रहा है। जैसे कि मान लिया आप काम में बहुत बिजी हैं और आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तो आपसे कहा जाएगा ऐसा लग रहा है कि इसका असोज चल रहा है। तो असोज चलने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा काम होना। असोज में गांव में घास कटाई बिल्कुल चरम सीमा पर होती है। गांव के सभी सदस्य घास काटने और उसका गट्ठर बना के उसको लूटे डालने में लग जाते हैं।
तो ये बहुत व्यस्त समय है पहाड़ों में। तो दोस्तों हम कुछ ही समय में पाटिया पहुंच जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको इस वृत्तांत के प्रारंभ में बताया था कि पाटिया जो है कुछ चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहली चीज़ तो ये है कि जब कुमाऊं क्षेत्र में चंद राजाओं का शासन था तो उस समय राजा के मंत्री परिषद में कई लोग शामिल होते थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो पद हुआ करता था उसको राजगुरु बोला जाता था। तो राजगुरु जो है उसका बहुत सम्मान हुआ करता था। तो और पूर्व काल में आपको मालूम है कि लोग भौतिक संसाधनों से नहीं जाने जाते थे। जो जिसके पास जितना तप बल होता था वही उतना प्रसिद्ध होता है। ये हम भटगांव पहुंच चुके हैं। ये भटगांव का मंदिर भुनी, यहाँ जागर लगता है, बैसी भी हुई है यहाँ। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय जो लोग जितने तप बल या जितने तपस्या से परिपूर्ण होते थे तो उनको उतना सम्मान दिया जाता था जितने विद्वान होते थे। तो पाटिया के जो पांडे लोग हैं जो कि हर जगह प्रसिद्ध है, पाटिया का नाम सुन के ही सबसे पहला जो बात दिमाग में आती है वही आती है कि पाटिया के पांडे लोग जो है कुमाऊं के बहुत प्रसिद्ध हैं। वो इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो राजा के राजगुरु पद पे प्रतिष्ठित थे। अपने तप बल के कारण, अपनी जो उनकी ज्ञान शक्ति थी और जो उनकी तप शक्ति थी उसके कारण वो राजा ने उनको राजगुरु पद पे अभिषिक्त किया था। तो यहाँ के जो मूल यहाँ की जो जाति है वो पांडे हैं। उनको राजगुरु पंडित कहा जाता है। जब भी विवाह समारोह में साकोच्चार होता है, जब दोनों ओर के लोगों की शाखाओं का वर्णन किया जाता है शास्त्रीय पद्धति से, तो उसमें जब कोई भी पक्ष पाटिया के पांडे से संबंधित है तो उसमें राजगुरु पंडित शब्द का उल्लेख जरूर होता है। वो बहुत बड़ी पदवी थी, तो राजा बहुत सम्मान करते थे। और इसीलिए जो पाटिया के पांडे लोग हैं उनका दर्जा जो है उस समय बहुत ऊंचा हुआ करता था, अभी भी है। और जो दूसरा यहाँ का प्रसिद्ध वस्तु है वो है यहाँ के नौलखिया पांडे। तो पाटिया के गांव में एक बहुत पुराना मकान हुआ करता था कई सदियों पहले। तो बताते हैं कि उस समय वो 9 लाख का था। वो मकान जो था 9 लाख का बना था। तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं काफ़ी धनी संपन्न लोग थे, पांडे ही थे। तो उस पूरा जो परिवार था वो जो है अभी भी वो नौलखिया पांडे के नाम से जाना जाता है। अब वो 9 लाख की जो भवन था वो तो अब विद्यमान नहीं है। वो पहले खंडहर बना, उसके बाद वो पूरा जो है धराशायी हो गया। अब उसका कोई अवशेष मात्र भी नहीं है। लेकिन अभी भी गांव के लोगों की जो पुरानी यादें हैं, उनके दादा परदादाओं ने जो उनको बातें बताई, उनमें अभी भी लोग जो है अपने बच्चों को बताते हुए उस नौलखिया मकान का जिक्र अवश्य करते हैं। उस नौलखिया मकान के बारे में भी मैं आपको और कई जानकारियां दूंगा जो गांव के लोगों से के द्वारा मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा कि क्या क्या जो बातें हैं जो उन लोगों ने अपने दादा परदादाओं से सुनी होंगी, या हो सकता है कि उन लोगों में से कुछ ने उस भवन के कुछ भग्नावशेष भी देखे होंगे। तो हम बात करेंगे ग्रामीणों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर नौलखिया पांडे का इतिहास और इतने प्रसिद्ध हैं वो, जो दूर दूर तक उनकी ख्याति है। नौलखिया पांडे को बहुत प्रसिद्ध एक नाम माना जाता है। खैर अभी तो यहाँ उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन वो सब इधर उधर
पलायन के कारण देश विदेशों में जा चुके हैं, लेकिन जो नाम, जो बात एक पुरानी होती है वो हमेशा साथ में रहती हैं, वो आपके साथ जुड़ी रहती हैं जब तक आप जिंदा हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ के आम वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इसके अलावा जो मार्ग है वो काफ़ी ठंडी जगह है, इसलिए वहाँ आम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आम होते हैं। तो हम ये पाटिया में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को विश्राम देंगे